हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है फिजिक्स का चैप्टर कोलिजन, संघट। कल हमने संघट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, थोड़ा बहुत जाना था, तो आज उसका हम डिटेल्स जानेंगे। ठीक है कि संघट क्या होते हैं। संघट का मैंने डेफिनेशन दिया था, जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं। क्या लिखे थे अपन? जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, अथवा पिंड के प्रभाव से एक पिंड के प्रभाव से दूसरे पिंड का क्या होता है, पथ बदल जाता है, तो उसको हम संघट कहते हैं। ठीक है, जब दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तो अथवा एक पिंड के प्रभाव से दूसरे पिंड का जो है पथ चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संघट। ठीक है, तो संघट के बारे में हमने देखा था, ठीक, पी ए इक्वल टू पी बी या सॉरी पी ए इक्वल टू माइनस पी बी या पी ए प्लस डेल पी बी। तो पिछला जो लेक्चर है हमारा, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो सारा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा कि एक पिंड दूसरे पिंड पर या दूसरा पिंड पहले पिंड पर जो बल लगाता है, ठीक, उस बल की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट हो जाती है। ठीक है, मैंने कुल रेखीय संवेग क्या होता है, संक्षिप्त होता है। तो आज हम देखेंगे संघट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। तो संघट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यास्थ इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट, जिसको हम बोलते हैं कि इंग्लिश में इनइलास्टिक कोलिजन। क्या कहा, सुन लीजिए। दो प्रकार के संघट होते हैं, एक होता है प्रत्यास्थ संघट और एक होता है अप्रत्यास्थ संघट। तो प्रत्यास्थ संघट का डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए, इलास्टिक, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले हम इलास्टिक शब्द को डिफाइन करते हैं कि इलास्टिक जिस किसी वस्तु को खींचने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे कान मैंने खींचा, इसकी लंबाई में परिवर्तन, फिर से अपनी लंबाई में आ गया। तो प्रत्यास्थ था। तो प्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनका रेखीय संवेग के साथ साथ, है ना, रेखीय संवेग, संवेग के अर्थ को समझिएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, लीनियर मोमेंटम। प्रत्यास्थ संघट है वे संघट होते हैं जिनमें रेखीय संवेग के साथ साथ इनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। मतलब ना तो उसका रेखीय संवेग परिवर्तन होता है संघट के बाद, ना ही कि गतिज ऊर्जा, दोनों ही संरक्षित रहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के क्या लिखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ कोलिजन। क्या लिखेंगे, इट इज टाइप ऑफ कोलिजन इज विच the linear momentum and kinetic energy, linear momentum and kinetic energy both are conserved। क्या लिखेंगे, it is the type of collision to which the linear momentum and kinetic energy both are conserved। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाथी दांत की गोली होती है ना। कोलिजन बिटवीन एटमिक एंड सब एटमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक कोलिजन। बहुत सारे संघट के प्रकार हैं, तो संघट के प्रकार को आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, संघट को आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, कांच की गोलियों का संघट, हाथी दांत की गोलियों का, गैस के अणु का संघट, सब प्रत्यास्थ संघट है। ठीक है, गैस के अणुओं के बीच जो टक्कर होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। ठीक है, अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो प्रॉपर्टी जाएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक माने कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो जैसे मैंने इसका डेफिनेशन में ही इसकी विशेषताएं छिपी हुई है। सबसे पहला क्या होगा, निकाय का रेखिक संवेग संरक्षित रहता है, माने निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्या लिखेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। नंबर 2, निकाय की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो विशेषताएं हो गया जो कि दोनों डेफिनेशन में थे। ठीक, अब तीसरा होगा, पिंडों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल संरक्षित बल होते हैं। ठीक है, संरक्षित बल को मैंने समझाया था, संरक्षित और अक्षेक्षण। तो पिंडों द्वारा एक दूसरे पर जो बल अर्पित किया जाता है वो भी एक संरक्षित बल होते हैं। ठीक, द फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन आर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, द फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन आर कंजर्वेटिव। यांत्रिक ऊर्जा के किसी भी भाग का अन्य ऊर्जाओं में क्या होता है, क्षय नहीं होता है। क्या लिखोगे, यांत्रिक ऊर्जाओं का
यांत्रिक ऊर्जा के किसी भी भाग का अन्य ऊर्जाओं में क्षय नहीं होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफॉर्मड, क्या लिखोगे? मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफॉर्मेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रत्यास्थ टक्कर, और उसकी हम देख लिया, क्या देख लिया? उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में हम देखेंगे। तो क्या हो गया अप्रत्यास्थ टक्कर? प्रत्यास्थ टक्कर में क्या डेफिनेशन होगा? ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है? इसमें दोनों गतिज ऊर्जा संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, लेकिन इसमें एक संरक्षित रहेगा, एक संरक्षित नहीं आएगा। तो क्या होगा आप बताइए? गुड, ठीक है, जैसा कि उसने कहा कि इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी का ऊर्जा के अन्य रूप में क्या होता है? क्षय हो जाता है। तो कैसे लोगोगे आप डेफिनेशन? अप्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिसमें रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं होती है। तो इसका इंग्लिश मीडियम में लिखोगे, इट इज द टाइप ऑफ कोलिजन, इट इज टाइप ऑफ कोलिजन इज विच द लीनियर मोमेंटम कंजर्व but the kinetic energy is not conserved. Means linear momentum conserved but kinetic energy is not conserved, is known as inelastic collision. तो इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे? द कोलिजन ऑफ द टू व्हीकल, दो वाहनों का आपस में टकराना, ऊर्जा का क्षय होगा, ऊष्मा में, प्रकाश में, ध्वनि में। ठीक है, द व्हीकल ऑफ टू व्हीकल, द कोलिजन ऑफ द टू व्हीकल। नंबर 2, कोलिजन ऑफ अ बॉल विथ ए बॉल, एक बॉल को दीवार में मारेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? जैसा डेफिनेशन में प्रॉपर्टी था, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। पहला क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। नंबर 2 क्या लिखेंगे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। नंबर 3 क्या लिखेंगे? ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैंने उसको चलिए हिंदी में बता दूंगा, ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, द पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर पार्ट ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड। यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग अन्य ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो ये हमने देखा दो प्रकार के संघट, प्रत्यास्थ। तीसरा मैंने लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। थर्ड, तो तीसरा क्या था? पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट, पूरी तरह अप्रत्यास्थ संघट। क्या लिखोगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं, इसका डेफिनेशन में हमने लिखाएंगे कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिसमें संघट करने वाले पिंड आपस में जुड़कर उभयनिष्ठ वेग से चलते हैं। माने मान लो दो पिंड है, दोनों पिंडों में क्या होता है? इनमें संघट होता है, और दोनों मान लो इनका वेग कितना था? u1, इसका वेग u2 था, दोनों चल रहे थे, तो दोनों क्या होगा? उभयनिष्ठ वेग v से चलेंगे जुड़कर। ठीक है, तो इट इज द, इसको क्या लिखोगे? इट इज द स्पेशल केस ऑफ, इट इज द स्पेशल केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन इन विच, इट इज द स्पेशल केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन इन विच the colliding body stick together and move with the common velocity after collision, and move with the common velocity after collision. क्या लिखोगे? It is the special type of inelastic collision in which the colliding body stick together and move with a common velocity after collision. ठीक है, तो जैसे कोई इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे कि मान लो ट्रेन चल रही है और चलती हुई ट्रेन से कोई यात्री कूद जाता है,
बंदूक से जब दो गोली दागते हैं तो गोली का गुटके में जाकर ऐसे लगना। ये सब क्या होगा, पूर्णतः क्या होगा, अप्रत्याशित संकट का ये उदाहरण दिया। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसमें क्या होता है, रैखिक सेवक संरक्षित रहता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। इसमें कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। नंबर 3 क्या रखोगे, द कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर विद द कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। इसमें क्या होता है, संघट के वजह दोनों बॉडी जुड़कर एक संयुक्त वेग से या कॉमन वेग से या घनिष्ठ वेग से चलने लगती है। इसमें क्या लिखोगे, चौथा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑक्यूर्स। ठीक है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑक्यूर्स, ऊर्जा का अधिकतम भाग क्षय होता है। इस सेकंड में गतिज ऊर्जा का अधिकतम क्षय होता है, अधिकतम क्षय होता है किंतु संपूर्ण नहीं, टोटल क्षय नहीं होता है। तो ये हमने देखिए 3 प्रकार के जो संघट थे। कौन कौन से संघट देखा हमने, इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब हम देखेंगे एक प्रत्यास्थ संघट का डेरिवेशन देखेंगे। तो ध्यान से अब देखिए, अब डेरिवेशन चालू हो रहा है, तो मैं आपको डेरिवेशन बोर्ड में कराते जाऊंगा, आप लोगों को ध्यान से आप लोग उसको करते जाइएगा। ठीक है, एक दिन डाल लीजिए, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट। इसमें देख रहे हैं आप लोग 2 गोला है ना, एक गोला ए है, एक गोला बी है। टेक अ 2 स्फीयर ऑब्जेक्ट, पिंड जो भी बोल सकते हो। इसका मास कितना है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास कितना है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग u1 और u2 से एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हो। क्या लिखोगे, एक भी पद, सपोज when two bodies moving along a straight line, when two bodies moving along a straight line, ठीक, सफर, when two bodies moving straight line suffer elastic collision, the collision is said to be one dimensional elastic collision। जब एक सरल रेखा में गतिमान, क्या लिखोगे, जब एक सरल रेखा में गतिमान 2 पिंडों में प्रत्यास्थ संघट होता है। जब एक सरल रेखा में गति कर रहे 2 पिंडों में प्रत्यास्थ संघट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक विमी प्रत्यास्थ। जैसे नाम से है एक विमी, माने एक विमी क्या होता है, सरल रेखा, द्विविमी समतल, त्रिविमी आकाश में गति। जब एक सरल रेखा में गतिमान 2 पिंडों में क्या होता है, प्रत्यास्थ संघट होता है, तो इस प्रकार के संघट को हम क्या कहते हैं, एक विमी प्रत्यास्थ संघट। क्या लिखोगे, when two bodies, जब 2 पिंड, when two bodies moving along a straight line suffer elastic collision, the collision is said to be one dimension motion। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक विमी प्रत्यास्थ संघट। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए क्या लिखेंगे, सपोज 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। मान लो कि 2 पिंड जिसके द्रव्यमान कितना है, m1 और m2 है। वे मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ। ये क्या कर रहे हैं, एक ही पथ में सरल रेखा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, और इनकी वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना है, u1 u2। माना कि 2 पिंड जिसके द्रव्यमान कितना है, m1 और m2 है, ये अपने प्रारंभिक वेग u1 जिसके माना कि 2 पिंड जिसके द्रव्यमान कितने हैं, m1 और m2 है, एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, अपने प्रारंभिक वेग u1 और u2 से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मोशन। इसमें क्या होगा, u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 का वेग जो होता है u2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, velocity u1 and u2 respectively, u1 is greater than u2। after some time, कुछ समय बाद, after time they collide, कुछ समय बाद वे एक दूसरे से टकराते हैं। after some time they collide with each other, कुछ समय बाद वे एक दूसरे में या इनमें संघट होता है, and move along the direction with velocity v1, और कुछ समय बाद इनमें संघट होता है। संघट के पश्चात ये v1 और v2 से उसी सरल रेखा में गति करते हैं। क्या लिखोगे, माना कि 2 पिंड जिसके द्रव्यमान कितने हैं, m1 और m2 है, प्रारंभिक वेग u1 u7 से एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं।
इन दोनों पिंडों में संघट्ट होता है और संघट्ट के बाद तो उसी सरल रेखा में इनका वेग कितना होता है, v1 और v2 जाता है। अब हम निकालेंगे टोटल मोमेंटम। क्या निकालेंगे? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1 u1। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। कितना हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है? नहीं, देखिए टोटल मोमेंटम सिस्टम ऑफ बिफोर कोलिजन, तब बॉडी ए एंड बी बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए इनका संघट्ट से पहले कुल संवेग दोनों बॉडी ए बी का, बॉडी ए का संघट्ट से पहले संवेग बॉडी बी का, ये ए का है पिंड ए का, ये पिंड बी का, तो संघट्ट से पहले इनका कुल संवेग हो गया। संघट्ट के पश्चात इनका वेग कितना हो जाएगा, v1 और v2, तो संवेग कितना हो जाएगा, ये बॉडी ए का संवेग m1 v1, ये बॉडी बी का संवेग। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बॉडी ए एंड बी बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 एंड टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी ए एंड बी, या सिस्टम को ही हम बॉडी बोल सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मोमेंटम इज कंजर्व अकॉर्डिंग टू, क्या लिखोगे फिर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या लिखोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये कितना हुआ, m1 u1 बॉडी ए का, ये m2 u2 बॉडी बी का मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1, तो मोमेंटम बॉडी ए का, मोमेंटम ऑफ बॉडी ये हो गया बी का। ठीक है, ये हमने निकाल लिया मोमेंटम कंजर्व। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, तो अब हम निकालेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माने बॉडी ए बी ऑफ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन। तो कितना हो जाएगा, बॉडी ए का 1/2 m1 u1 स्क्वायर, फिर बॉडी बी का m2 u2 स्क्वायर बिफोर कॉलिजन। फिर निकालेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। कितना हो जाएगा, 1/2 m1
V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये फिर से लगाएंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है ना। इसमें भी क्या है, जैसे कि इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है। एज द कोलिजन इन इलास्टिक एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। क्या लिखोगे, एज द कोलिजन इज इलास्टिक, चूंकि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है अतः गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ लिखोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। हो गया, ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, ये आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, 1/2 सब में कॉमन निकाल के हम काट देंगे। आप लोग कॉमन लेके काटा, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास बचेगा M1 U1